हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो सभी लोग आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे और जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाए उसके उत्तर आप लोग देते रहिएगा। ठीक है, उत्तर देते हुए और बढ़िया से आराम से चीजों को नोट करते हुए और आंसर देते हुए चलिएगा। नोट बनाने से आपको फायदा यह है कि आप लोग नोट्स अगर बना लेंगे तो पेपर के जब पेपर नजदीक आता है, पेपर टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो सभी लोग आराम से नोट्स बनाते हुए और आंसर देते हुए बढ़िया। आपकी ये जीके जीएस की क्लास है। ठीक है, जीके जीएस की क्लास है। जैसे कि आपको पता है कि आपकी 3 दिन हिंदी और 3 दिन जीके जीएस की क्लास चलेगी। ठीक है, तो आज ये आपकी जीके जीएस वाली क्लास है। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और सभी लोग क्लास में आने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है बेटा, क्लास को शेयर कर देंगे। सभी के सभी शेयर करेंगे क्लास को बेटा। सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और जो भी सोशल मीडिया आप चलाते हैं उस सोशल मीडिया पे अपने स्टेटस जरूर लगा दिया करिए, यानी क्लास को शेयर कर दिया करिए, जिससे कि आपको भी फायदा है और हमें भी फायदा है। जो भी स्टेटस देखेगा वो उसको आप उनकी भावना आपके प्रति थोड़ा अच्छी होगी और हमसे ज्यादा बच्चे जुड़ सकेंगे, जिससे हमारा भी पढ़ाने में मन लगेगा। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से, और जिसने भी अभी तक एग्जामपुर ऐप डाउनलोड नहीं किया है, एग्जामपुर ऐप, और हाँ, इस चैनल की जो पीडीएफ जाती है, पीडीएफ जो जाती है, एग्जामपुर ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर। वही डिफेंस वॉरियर पर जाइएगा और आपको आपकी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर जॉब अलर्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, पेड कोर्स के बारे में, और ये जो फ्री पीडीएफ वाला ऑप्शन है ये वहीं पर मिलेगा आपको। ठीक है, वहीं पर मिलेगा। अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। फ्री प्रीवियस ईयर शार्द क्वेश्चन पेपर भी इस पे करवाया जाएगा और ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट भी यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित भारत का राष्ट्रीय गान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए, राष्ट्रीय गान की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? तो राष्ट्रीय गान की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, गान और गीत में कंफ्यूजन। तो राष्ट्रीय गान जो लिखा गया था वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा, किसके? स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया था। किसके? सॉरी, देखिए दिमाग कहाँ पे है। राष्ट्रीय गान जो, तो रविंद्रनाथ टैगोर, किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और एक चीज बता दे बेटा कि इन्हें गीतांजलि के लिए, किसके लिए? गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय गान किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और एक चीज और बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर के ही द्वारा बांग्लादेश का, किसका? बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। ठीक है, और दूसरी चीज और है कि इंपॉर्टेंट है कि रविंद्र अगर पूछे कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया कहाँ का पर गया था, सबसे पहले ये गाया कहाँ पर गया था, तो राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ बेटा, उसी कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में राष्ट्रीय गान गाया गया था। इसके गाने का जो समय अवधि रखी गई है 52 सेकेंड बेटा। कितना? 52 सेकेंड में इसे गाया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग इस चीज पर ध्यान देंगे। तो भारत का राष्ट्रीय गान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर यहीं पर बात करता किसके गीत की, तो राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गीत लिखा गया है। तो गान और गीत में कंफ्यूज मत हो। और इसके गाने का समय 65 सेकेंड रखा गया है, 65। और इसे सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? तो इसे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे भी गाया गया था। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में इसे भी गाया गया था बेटा, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इस सभी चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और कॉपी पेन अगर लेके क्लास में बैठे हुए हैं तो क्लास को नोट भी कर लेंगे आप लोग।
ठीक है, क्लास को नोट भी कर लेंगे बेटा। जितने लोग हैं सभी लोग कॉपी पेन अगर लेके बैठे हैं तो क्लास को बढ़िया से नोट कर लेंगे आप बेटा, नोट कर लेंगे। अगला है निम्नलिखित में से जापान देश की मुद्रा क्या है, बताइए। जापान देश की मुद्रा पूछा गया है, जापान। अच्छा, जापान की संसद का नाम बहुत पूछा जाता है, जापान की संसद का नाम भी बहुत पूछा जाता है। तो जापान की संसद का नाम डाइट है, डाइट, ये पेपर में पूछा जाता है। और जापान देश की मुद्रा क्या है, तो एन है, एन है जापान की मुद्रा बेटा। जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो एन हो जाएगी जापान की मुद्रा। टका अगर बात करें तो टका कहाँ की है, तो बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। डॉलर की बात करें तो अमेरिका की है डॉलर, अमेरिका की क्या है, डॉलर है बेटा, डॉलर। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ स्थित थी, बताइए। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो पहले तो ये जान लीजिए कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई, राजधानी बनाने की घोषणा जो की गई, राजधानी बनाने की घोषणा की बात करेंगे बेटा, तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई, तो आपका 1911 में किया गया। लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाया कब गया, तो दिल्ली को राजधानी बेटा बनाया गया, राजधानी बनाया गया 1912 में। कब, 1912 में। तो याद रखेंगे जब पूछे कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, घोषणा कब की गई, तो जब आपसे घोषणा पूछे तो घोषणा आप कर देंगे कितना, 1911। लेकिन अगर यहीं पर पूछ ले कि राजधानी बनाई कब गई तो 1912 हो जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो कहां से, तो कोलकाता से। कोलकाता की बात करें तो भारत की पहली मेट्रो यहां पर चलाई गई, पहली मेट्रो यहां पर चलाई गई, भारत की पहली मेट्रो। और भारत की पहली वाटर मेट्रो, भारत की पहली वाटर मेट्रो भी यहीं पर चलाई गई, वाटर मेट्रो भी कहां चलाई गई, तो भारत की पहली वाटर मेट्रो भी कहां पर चलाई गई, तो कोलकाता में चलाई गई बेटा, कोलकाता में चलाई गई। भारत की पहली वाटर मेट्रो की बात करेगा, वाटर मेट्रो कहां पर चलाई गई, तो आपके कोलकाता में चलाई गई। मुंबई की बात करें तो ये महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत की वित्तीय राजधानी है बेटा, वित्तीय राजधानी है क्या, तो मुंबई, मुंबई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन सभी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बताइए। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, आंसर देंगे सभी लोग, सभी के सभी आंसर देंगे बेटा। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है, तो किसकी बात हो रही है, सबसे पुराना, सबसे पुराना नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क का कहां, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। कहां पे, उत्तराखंड में। ये वर्तमान में उत्तराखंड है, उस समय उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। तो कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क, तो यहाँ पे ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में। दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहां पे, उत्तर प्रदेश। पन्ना हीरा नेशनल पार्क, ये सब कहां स्थित है बेटा, तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के बारे में बता दें बेटा, तो मध्य प्रदेश वन क्षेत्र सबसे ज्यादा, वन क्षेत्र कहां पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहां पर बेटा, मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें काजीरंगा, तो एक सींग के गैंडों के लिए जाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सींग के गैंडों के लिए जाना जाता है और ये असम में स्थित है। कहां पे, असम में स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछता है कि एक सींग के गैंडों के लिए कौन सा पार्क जाना जाता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जाना जाता है। ध्यान रखिए, असम में है। दुधवा नेशनल पार्क कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है बेटा, दुधवा नेशनल पार्क। बात करें पन्ना नेशनल पार्क, तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो कहां पे, तो ये आपका पन्ना नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गैंडों के लिए पाया जाता है और असम में स्थित है। कहां पे बेटा, असम में स्थित है, असम में। अगला बताइए, भारत में आने वाले सबसे पहले
यूरोपियन कौन से थे? बताइए यूरोपियन कौन थे? तो ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, तो इसमें प्लीज सभी लोग गलती मत करना। इसे मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है, तो प्लीज इसमें गलती आप लोग मत करना, ठीक है। तो आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। भारत में सबसे पहले कौन आए? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए बेटा, पुर्तगाली आए सबसे पहले। और सबसे बाद में अगर बात करें तो सबसे बाद में कब? 1961 में इन्हें पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया गया और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इसको आजाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो 1961 में गए और सबसे पहले एंट्री किसने की? तो पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों, वास्को डिगामा, बिल्कुल वास्को डिगामा आया था बेटा 1498 में। ये पुर्तगाली था वास्को डिगामा आया था सबसे पहले, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी बेटा, तो तंबाकू की खेती की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई। और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है बेटा, कब? तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल। और जहांगीर ने, मुगल राजा थे जहांगीर, जिसने तंबाकू पर रोक लगाई थी बेटा, रोक लगाई थी कौन? तो जहांगीर। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू पर रोक लगाई थी? तो बेटा कौन से हो जाएंगे? तो जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगाई थी, ठीक है। किसके द्वारा लगाई गई थी? तो जहांगीर के द्वारा तंबाकू पर रोक लगाई गई थी बेटा, बिल्कुल। तो सभी लोग ध्यान से अपना नोट करते रहेंगे। सतलुज नदी भारत के किस दर्रे से होकर आती है? बताइए, सतलुज नदी की बात की जा रही है, किसकी? सतलुज नदी की बात की जा रही है कि ये किस दर्रे से होकर गुजरती है? बताइए कौन सा हो जाएगा? आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे। तो सिपकिला दर्रा आपका आंसर हो जाएगा। सतलुज नदी कहां से? सिपकिला दर्रा कहां पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है बेटा, हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका एलपीजी गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस पाइपलाइन, एलपीजी गैस पहुंचाने वाला पहला राज्य है, 100% गैस एलपीजी पहुंचाने वाला पहला राज्य है। और अगर बात करें हर घर जल वाला, हर घर जल की बात करें तो हर घर जल पहुंचाने वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा आपका हर घर जल पहुंचाने वाला राज्य है बेटा, हर घर जल। तो सतलुज नदी आपका कौन सा? सिपकिला दर्रे से होकर आती है। सिपकिला। अगर नदियों की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, गंगा सबसे बड़ी नदी है बेटा, सबसे बड़ी नदी है। कितना? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर बात करें यमुना की तो यमुना बेटा सबसे गंदी नदी है, यमुना सबसे गंदी नदी है। सबसे गंदी नदी किसे कहा गया है? तो यमुना को सबसे गंदी नदी कहा गया। और गंगा के किनारे बसा सबसे स्वच्छ राज्य, किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा? तो आपका वाराणसी हो जाएगा बेटा, वाराणसी हो जाएगा। आंसर लगा लीजिएगा। अगर बात करें कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर तो लगातार 6वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। लगातार 6वीं बार, बिल्कुल बेटा, लगातार 6वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। और दूसरी बात अगर हम करें,
कि भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है? स्वच्छ राजधानी आपकी कौन सी हो जाएगी बेटा? तो स्वच्छ राजधानी आपकी भोपाल हो जाएगी। ये भी कहाँ है? ये दोनों को दोनों एमपी में है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल मध्य प्रदेश में है बेटा। अगला, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे बेटा। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आंसर देंगे, बिल्कुल बेटा। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए। बताइए, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो देखिए, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे बेटा? मौलिक अधिकार। और ये संविधान के संविधान के भाग 3 में है। कहां पे बेटा? भाग 3 में है। अगर हम भाग किसकी बात करें? भाग प्रथम की बात करें, यानी फर्स्ट, यानी पहले भाग की बात करें, तो उसमें राज्य और राज्य संघ है। राज्य और राज्यों का संघ है बेटा। राज्यों का संघ है। अगर हम बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है आपका भाग 2 में, नागरिकता का। भाग 3 में बात करें तो भाग 3 में क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट है। तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है जिसे हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में। अगर हम किसकी बात करें? अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो किसमें? तो 12 से लेकर कौन सा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की अगर पूछे, ध्यान से देखिएगा, मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करें तो 6। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। लेकिन अगर बात करें मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, तो इसकी संख्या वर्तमान में 11 है। लेकिन अगर कहे कि मूल संविधान में, ध्यान से देखिएगा बेटा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बताइए। कर्तव्यों की संख्या तो 0 आपका कहा जाएगा, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बिल्कुल 0 थी। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और एक फिर जोड़ा गया 2002 में। कब? 2002 में बेटा, 2002 में। ठीक है। तो ये भारत के नीति निर्देशक तत्व ये कहां से? तो ये 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में स्थित है। कहां पे? भाग 4 में स्थित है। ठीक है। और ये अनुच्छेद 51A में स्थित है। अनुच्छेद 51A में स्थित है बेटा, ए में। मूल कर्तव्य कहां पे है? तो मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया वो अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया बेटा। अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। ठीक है। तो सभी लोग इसको लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है? बताइए, संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है? सरकार का मुखिया कौन होता है? आंसर दीजिए। अगर हम बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र की बात करें तो उम्र होता है 35। कितनी? 35 उम्र होनी चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए।
भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसे चुनने के लिए तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा इन्हें चुना जाता है, सदस्य द्वारा इन्हें चुना जाता है। किसे? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था के सरकार का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के जो लोकसभा का संसदीय दल होता है, उसी के नेता को क्या चुना जाता है? प्रधानमंत्री चुना जाता है। और प्रधानमंत्री की शपथ की बात करें तो इन्हें शपथ दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। ध्यान से सुनिएगा। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है ना। और राष्ट्रपति के द्वारा किसका? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। जो हर राज्यों में राज्यपाल होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अच्छा, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत बेटा, ये राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के तहत बेटा, अनुच्छेद 72 के तहत किसी की भी सजा को माफ कर सकता है, सजा को माफ कर सकता है, या सजा को कम कर सकता है, या फिर सजा को बढ़ा सकता है। तो इसे पूरी शक्ति प्राप्त है बेटा, पूरी शक्ति प्राप्त होती है। पूरी शक्ति प्राप्त होती है। अगला, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा के सीटों का सर्वाधिक संख्या है? बताइए। पूछा गया है कि लोकसभा के राज्य सीटों की सबसे अधिक संख्या क्या है? तो भारत में कुल लोकसभा के बेटा कितने? 552 सदस्य होते हैं। कितने? 552 सदस्य होते हैं। अब इसमें पूछा है किस प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्य? तो आपके उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ पर 80 लोकसभा सदस्य हैं। कितने? 80 लोकसभा सदस्य हैं। अच्छा, एक चीज और, सबसे ज्यादा विधानसभा सदस्य भी यही है। सबसे ज्यादा विधानसभा सदस्य भी यही है। कितने? तो 403 विधानसभा सदस्य उत्तर प्रदेश में है। कहां पे? यूपी में। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य भी यही है, राज्यसभा सदस्य भी यही है। कितने? तो 31 सदस्य। सबसे ज्यादा विधान परिषद के सदस्य भी यहीं पर है, विधान परिषद के सदस्य भी यहीं पर है। कितने? तो 100 है। 100 है। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा विधान परिषद के सदस्य भी कहाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में, दूध उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, इन सभी में इसका प्रथम स्थान है बेटा। कौन सा? प्रथम। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है बेटा, मुख्यमंत्री हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ बस सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ के योगी आदित्यनाथ। और अगर राज्यपाल की बात करें बेटा, तो राज्यपाल यहाँ की कौन है? आनंदीबेन पटेल बेटा यहाँ के क्या हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। और यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जिसमें से एक ब्रजेश पाठक और दूसरे आपके कौन से हो जाएंगे? केशव प्रसाद मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ के उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री मौजूदा टाइम में हैं। ठीक है बेटा। अगला देखिए, और उत्तर प्रदेश में देखिए तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश।
गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी यहाँ पर है, काशी विश्वनाथ मंदिर भी उत्तर प्रदेश में है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर है, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये इतना चीज कहां से, तो किससे संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। याद रखिएगा, किससे, उत्तर प्रदेश से संबंधित है बेटा। ये सभी के सभी कहां से, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है बेटा। अगला, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है, बताइए। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो अगर आपसे पूछ ले दुग्ध क्रांति का जनक, दुग्ध क्रांति का जनक अगर पूछे क्रांति का जनक, तो आप लगाएंगे वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन भाई साहब थे, कुरियन, जो कि अमूल दूध आप सभी ने पिया होगा, अमूल दूध के संस्थापक थे। अमूल दूध जो आपका आता था बेटा, उस अमूल दूध के संस्थापक थे कौन, वर्गीज कुरियन जी। ठीक है, वर्गीज कुरियन। तो भारत में ये आपके दुग्ध क्रांति के हो जाएंगे। अगर बात करें हरित क्रांति, तो एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन बेटा, एमएस स्वामीनाथन आपके कौन है, तो हरित क्रांति के जनक है। और 1970 के दशक में, 70 के दशक में ये हरित क्रांति की शुरुआत इन्होंने की थी। अगर बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक, ध्यान दीजिएगा, अगर पेपर में पूछे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है बेटा, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग बेटा। नॉर्मन बोरलॉग आपके विश्व में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। नॉर्मन बोरलॉग कौन हो जाएंगे, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक। लेकिन अगर भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में पूछे, तब आपका आंसर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा, एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, बताइए। 124 किससे संबंधित है, तो हम जब बात करेंगे इस 124 की, तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे, तो राष्ट्रीय आपातकाल किससे, 356 से संबंधित है। किससे, 356, तीन है, 352, 356 और 360। तो ये 360 तो आज तक कभी नहीं लगा, क्योंकि ये वित्तीय आपात है बेटा। वित्तीय आपात आज तक कभी नहीं लगा भारत में। तो पूछे अगर कि वित्तीय आपात कब लगा, तो वित्तीय आपात भारत में आज तक अभी तक कभी नहीं लगा बेटा। अगर बात करें कि अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है। किसकी बात की जा रही है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पर। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अंतर है, ध्यान रखेंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर है। अगर बात की जाए, बिल्कुल, अगर बात की जाए किसकी, तो 126 अनुच्छेद 126 के तहत, अनुच्छेद 126 के तहत हमें अपने अधिकारों के प्रति याचिका दायर करने या अपने अधिकार हनन के प्रति हम यहाँ पर जा सकते हैं। कहां पर, उच्चतम न्यायालय। तो 126 में हमें अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद, बिल्कुल 126 नहीं, अनुच्छेद 32, सॉरी, उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। और उच्च न्यायालय में 126 के तहत हम जा सकते हैं। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या, तो उच्च न्यायालय, ध्यान से देखिएगा, उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो 25 है उच्च न्यायालयों की संख्या। उच्चतम न्यायालय में पूछा जाता है कि जजों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 34 जज हैं, यानी 33 और प्लस 1, 33 जज और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो जाएगी और उच्चतम न्यायालयों में जजों की संख्या कितनी, 34 हो जाएगी। ये पेपर में पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि पहले, तो 2019 के पहले इसकी संख्या कितनी थी, 30 प्लस 1 यानी 31 थी, 31 थी। फिर 3 बढ़ाई गई संख्या, यानी 10% की बढ़ोतरी की गई। और वर्तमान में अब कितने हैं, तो अब
34 है बेटा। कितने हैं वर्तमान में? तो 34 है। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताइए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा? आंसर दीजिए। नर्मदा नदी। तो बात कर लेते हैं कुछ नदियों के किनारे बसे हुए शहरों की। तो कानपुर की बात करें अगर, तो कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी भी किस नदी के किनारे? तो ये भी गंगा नदी के किनारे। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। गोमती। राजस्थान के कोटा की बात करें, बहुत पूछा जाता है, तो कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, चंबल। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से हुआ है। अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है बेटा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? बताइए। बताइए, निम्नलिखित में से अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार? तो देखिए, पहले क्या था कि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। तो अब बची है कितनी? 6 बची। क्योंकि एक जो संपत्ति का अधिकार था, तो ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। क्या था? मौलिक अधिकार हुआ करता था बेटा। मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसे कि अब हटाकर अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया और ये विधिक अधिकार हो गया बेटा। विधिक अधिकार। अब विधिक अधिकार का क्या मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर आपकी संपत्ति है या जमीन है और वहां से कोई रोड वगैरह निकल रही है या कोई ऐसा कार्य जनहित में कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो आपको वो अपनी संपत्ति विधि अनुसार सरकार को देनी होगी। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मौलिक अधिकार था, हमारा मन करेगा तो देंगे, मन करेगा तो नहीं देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। और ये 44वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा कार्य किया गया। 44वां संविधान संशोधन। ठीक है। 44वां अनुच्छेद किसकी बात करेंगे? अगर अनुच्छेद 17 की, तो अस्पृश्यता के खिलाफ है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ निषेध करता है आपका अनुच्छेद 14 की बात करें तो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार की बात करता है कौन? अनुच्छेद 14 बेटा समानता के अधिकार की बात करता है। ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप नोट कर लेंगे। सभी के सभी बेटा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी के सभी नोट कर लेंगे अच्छे से आप चीजों को नोट कर लेंगे बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट कर लेंगे। ये सब पेपर में आपके बार बार पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन का संबंध जीएसटी से है? तो जीएसटी के बारे में बात करेंगे तो इसे कब लगाया गया? तो 1 जुलाई 2017 1 जुलाई 2017 को क्या किया गया? जीएसटी लगाया गया भारत में। भारत में जीएसटी की शुरुआत की गई 1 जुलाई 2017 को। नोटबंदी कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई और उसी के बाद में जीएसटी और कौन सा 101वां संविधान संशोधन किया गया और जिसके तहत जीएसटी लागू किया गया। 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगर निगम से है बेटा। नगर निगम से 12वीं अनुसूची से भी इसका संबंध है। 12वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया नगर निगम और इसमें 18 विषयों को जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है। कब? 1994 में। तो ये इतना चीज इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है।
मिनी संविधान और मौलिक कर्तव्यों को इसी के तहत जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को इसी के तहत जोड़ा गया। अब आ गया 73वां, तो इसका संबंध पंचायती राज से है। किससे? पंचायती राज से 11वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में कब? 1992 में। और इसमें 29 विषय शामिल किए गए। कितने बेटा? 29 विषयों को इसमें शामिल किया गया बेटा। कितना? 29 विषयों को इसमें शामिल किया गया। तो सभी लोग इसे नोट कर लेंगे। अगला, बुग्याल जो कि उच्च पर्वतीय मैदान होते हैं, किस राज्य में है? बताइए। बुग्याल तो आपका पर्वतीय राज्य कौन सा? बुग्याल की बात कर रहा है। बुग्याल, तो बुग्याल आपका जो कि एक उच्च पर्वतीय मैदान होते हैं। बताइए सभी लोग जितने उत्तराखंड वाले जुड़े हैं, ये सभी के लिए है। मान लीजिए आंसर आपके अपने प्रदेश का है, तो आंसर तो मैंने बता दिया, जान गए होंगे। उत्तराखंड बेटा, उत्तराखंड। और उत्तराखंड का गठन जो किया गया था वो 9 नवंबर 2000 को। कब? 2000 को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी 13 जिलों को काटकर, पहाड़ी 13 जिलों को अलग करके इसका गठन किया गया। यहां पर अगर हम बात करें कि विधानसभा की, तो विधानसभा की सीट कितनी है? तो विधानसभा की सीटें 70 है बेटा। कितने? 70 है। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की सीटें कितनी है? 5 हैं। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 3 है बेटा। कितनी? 3 है। 3 है। पुष्कर धामी, पुष्कर धामी जी यहाँ के सीएम है। यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर धामी जी यहाँ के सीएम है। भारतीय जनता पार्टी से ये मुख्यमंत्री हैं और चीफ मिनिस्टर है। कहाँ के? उत्तराखंड के। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में एक चीज और बता दूं कि यहाँ का जो देहरादून है, देहरादून में क्या है? वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है बेटा। कहाँ पे? तो देहरादून में। और दूसरी चीज, पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान। पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है देहरादून में बेटा। देहरादून में। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से चीजों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। बस वही लेना है। अगला बताइए। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। मैंने बताया। आसन संरक्षण रिजर्व यहाँ पर स्थित है। देश का पहला मास गार्डन भी यहाँ स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ स्थित है। मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ स्थित है। फूलों की घाटी कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। और देश का पहला पोलिनेटर पार्क भी यहाँ पर स्थित है। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या लिख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है बेटा, पेपर में पूछी जाती है। अगला का बात करें तो बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है, किसकी बात? तो बौद्ध। तो बौद्ध की बात करें अगर बौद्ध की, तो इनका जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो लुम्बिनी या कहाँ पे है? तो नेपाल में। नेपाल में है लुम्बिनी। अगर लेकिन बात करें बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर की बात की जा रही, तो कुशीनगर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है बेटा। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर। कुशीनगर की बात करें अगर, कुशीनगर की बात करें बेटा, तो कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय खोला गया है। विश्वविद्यालय खोला गया है कहाँ पे बेटा? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। और ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा, और कुशीनगर में ही किसका? बुद्ध का
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश बेटा दिया था कहाँ पे? तो सारनाथ में। सारनाथ कहाँ स्थित है? तो ये भी वाराणसी कहाँ पे है? तो वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है वाराणसी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगला है लोएस पठार कहाँ स्थित है? लोएस पठार की बात करें तो लोएस पठार आपका चीन में स्थित है बेटा, चीन में। और चीन की बात करें अगर तो विश्व में सबसे ज्यादा देशों से सीमा साझा करता है कौन? सीमा साझा करता है बेटा कौन? तो आपका चीन हो जाएगा। 14 देशों से सीमा साझा करता है। कितने? 14 देशों से सीमा साझा करता है। कोयला उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। कोयला उत्पादन में इसका पहला स्थान है, कोयला उत्पादन में। और चीन की बात करें तो चीन भारत में विश्व में जनसंख्या में इसका पहला स्थान है। पूरे विश्व की 20% जनसंख्या इसके पास है। और भारत के पास 17.5% जनसंख्या है, ठीक है। तो कितने? तो चीन के पास 20% जनसंख्या स्थित है। कितनी बेटा? तो 20% जनसंख्या किसके पास? तो चीन के पास। अगला, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से है? बताइए, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से हैं? बताइए। आंसर दीजिए सभी लोग। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से हैं? सभी लोग आंसर करेंगे। राफेल नडाल, तो राफेल नडाल कहां से हैं? तो ये बेटा स्पेन से। राफेल नडाल प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल कहां से हैं? तो ये आपके स्पेन से है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान किस राज्य में? तो राज्य में पूछा है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपके कहां पे है? तो राजस्थान में है। और राजस्थान की बात करें अगर, राजस्थान में बेटा, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बेटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसके? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है बेटा, सबसे बड़ा। और ये आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और सिटी पैलेस स्थित है यहाँ पर। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। कुंभलगढ़ किला भी यहाँ पर स्थित है। एम्बर पैलेस भी यहाँ पर स्थित है। हवा महल यहाँ पर स्थित है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है कहाँ पे? तो आपके राजस्थान में स्थित है बेटा, राजस्थान में, ठीक है। अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आज का आपका HW यानी होमवर्क हो जाएगा। और ऑफलाइन कमेंट में इसका जवाब आप जरूर करेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जयपुर।